स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो रॉकेट मंडे में। आज हम लोग बात करेंगे पावर सोर्स फॉर स्पेस, यानी कि अंतरिक्ष में हम लोग जो सपने देख रहे हैं उसको करने के लिए ताकत कहां से आएगा। तो आइए इसे समझते हैं। तो सबसे पहला गाड़ी खुलेगा ऑब्वियसली सोलर से। तो ये समझिए एकदम कोर पावर सोर्स है, मतलब कि आधा से ज़्यादा आपका स्पेस एम्बिशन इसी पे स्टार्ट होता है, इसी पे खत्म होता है। और यही इसी से इतनी एनर्जी मिलती है कि आप अपना टास्क, प्रोजेक्ट या स्टेशन को चलाना ये सब कर पाएँगे। और हमारे लोकल स्पेस में मतलब ये हो गया कि आप धरती लीजिए और मार्स तक में जाइए। मार्स से थोड़ा आगे जा सकते हैं, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा आगे जाने लगेंगे तो लोकल स्पेस से बाहर चलेगा। मतलब कि मरकुरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर गैस जायंट है। तो गैस जायंट से पहले तक आपको ऑलमोस्ट सोलर पे काम कर सकते हैं, लेकिन गैस जायंट में जाने लगेंगे सोलर पैनल बोल जाता है। मतलब कि सोलर फ्लक्स इतना घट जाता है कि बहुत एनर्जी नहीं मिलता। मतलब आप तिगड़म कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, लेकिन उस दूरी पे ये हो जाता है भैया अगर आरटीजी अफोर्ड कर सकते हो तो वही बेटर है। तो हमारे लोकल स्पेस में यानी कि अर्थ में, मार्स में और खासतौर पे अर्थ के लो ऑर्बिट पे ये काफ़ी बढ़िया काम करता है। बहुत फ्लक्स है, आपको टेंशन नहीं लेना है। मतलब छोटा-छोटा पैनल भी बहुत एनर्जी दे देगा। ये बहुत बढ़िया है और इसमें कोई वेदर ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होता। यानी कि धरती में सोलर पैनल पे सबसे बड़ा दिक्कत क्या है कि उसमें बादल हो जाता है, बारिश हो जाता है। क्योंकि अगर ऐसा रहे कि धूप निकलेगा, सोलर पैनल आपका काम करेगा, उस वो फिक्स्ड है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वेदर तो अपने मूड के हिसाब से चलता रहता है ना। तो उससे दिक्कत हो जाता है कि आप भरोसेमंद नहीं है, लेकिन अंतरिक्ष में ऐसा नहीं है। अंतरिक्ष में कुछ वेदर नहीं है, आपका वो धूप के साइड फेस कीजिए, वो बिजली बनाएगा, बीच में कुछ नहीं है। तो वो रिलायबिलिटी के मामले से बहुत बढ़िया कि मतलब आपको पता है कि ये सोलर पैनल सन की तरफ जा रहा है, बिजली मिलेगा। बीच में बादल आ गया, बारिश आ गया, कोहरा आ गया, वो सब कुछ नहीं होने वाला है। तो वो इसका बहुत बढ़िया है कि वेदर ऑब्स्ट्रक्शन हट जाता है। और ये समझिए लेकिन एक थोड़ा-सा साइड इफेक्ट है कि हर ऑर्बिट में थोड़ा-सा शैडो होता ही है। यानी कि अगर लो अर्थ ऑर्बिट पे चले, जैसे कि आईएसएस में चलें, आईएसएस हर कुछ देर के बाद वो धरती का शैडो में जाता है, फिर निकल के आता है, जाता है, निकल के आता है। यानी कि उसको बैटरी बहुत चाहिए ताकि वो जब शैडो में जा रहा है तो चलता रहे। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, तभी आप 24/7 कर पाएँगे। और आप बोलोगे लो अर्थ ऑर्बिट पे थोड़ा ऑर्बिट बढ़ा दे तो आपका ये टाइम ज़रूर कम हो जाएगा कि शैडो में कितना देर रह रहे हैं। जैसे सबसे कम माना जाता है जियो स्टेशनरी में, वो 34,000 किलोमीटर के आसपास से है, तो वो बहुत दूर तक वो सीधा सन में रहते हैं। यानी उनको बैटरी सिर्फ़ बहुत थोड़ा देर के लिए वो इक्लिप्स होता है उसके लिए, जहाँ वो धरती का शैडो से गुज़रता है और उसके लिए उसको बैटरी चाहिए, तो बहुत बड़ा बैटरी नहीं चाहिए। तो ये फ़ायदेमंद है, इसीलिए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इतना डिज़ायर्ड होता है इसके हिसाब से नेशनल कम्युनिकेशन के द्वारा, बैटरी बहुत नहीं चाहिए और पावर खूब मिलता है, तो आपको है। लेकिन ये सब तो अच्छी बात हो गई, लेकिन दिक्कत ये है कि एनवायरनमेंट बहुत हार्श है। यानी कि पैनल आप खरीद लो, लगा दो, लॉन्च कर दो, वहाँ तक बल्ले-बल्ले। लेकिन आप सोचोगे वो तो चलेगा, मतलब धरती में हम लोग को 30 साल की वारंटी तक आ जा रही है, तो ये सब तो चलना ही चाहिए। नहीं, ऐसा क्यों है? क्योंकि एनवायरनमेंट जो है बहुत हार्श है। उसमें सबसे बड़ा हार्श है टेम्परेचर स्विंग, यानी कि वो धूप में है, वो भूंज रहा है और जैसे ही छाँव में आता है वो नेगेटिव टेम्परेचर में चला जाता है। यानी कि वो जब धूप में है तो 150 डिग्री सेल्सियस से लेके 200 तक गर्म हो सकता है और जैसे ही वो छाँव में जाएगा वो ऑलमोस्ट -50 या -70 तक उतर सकता है। अब ये डिपेंड करता है कि उसका एल्बिटो कितना है, उसका क्या रिफ्लेक्टेंस है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि बहुत बड़ा स्विंग आता है और उससे दिक्कत ये होता है कि फटीग करता है। मटीरियल जो है वो गरम-ठंडा, गरम-ठंडा, गरम फटीग करने लगता है। तो ये बहुत ज़ोर का उसपे लोड डालता है। इसीलिए ऐसा नहीं कि हमने लगा दिया जैसे आईएसएस में, ठीक है? कुछ ही साल 20 साल पहले ही लगाया गया था, उसको हटाना पड़ रहा है, उसके ऊपर नया सोलर पैनल लगाना पड़ रहा है क्योंकि वो हो गया इतना डिग्रेड कर गया कि अब उतना एनर्जी नहीं दे रहा है। दूसरा हाई रेडिएशन, एटमॉस्फेयर नहीं है, उसका साइड इफेक्ट नहीं है, बात सही है, लेकिन एटमॉस्फेयर काफ़ी रेडिएशन को ज़ीरो कर देता है। कितना एक्स-रे आप पे गिर रहा है, कितना आप पे गामा रेज़ गिर रहा है, कितना आप पे हाई एनर्जी अल्ट्रावायलेट गिर रहा है, वो सब हमारे पैनल्स को नहीं सोचना पड़ता। हमारा पैनल चिल है। वहाँ पे वो चिल नहीं है, वहाँ पे सीधे वो हाई एनर्जी फोटॉन भिड़ जाता है। यानी कि डिग्रेडेशन, मतलब वो जो सिलिकॉन है या आर्सेनिक है या गैलियम है, ये सारे कितना तेज़ी से टूटते हैं, मतलब मॉलिक्यूलर लेवल पे कितना डैमेज होता है, वो बहुत तेज़ होता है। रेडिएशन बहुत हाई है और फिर वो सब के बाद अब पे गोली भी चल रही है, जिसे हम लोग कहते हैं माइक्रो मीटियोराइट्स, फ्यूँ-फ्यूँ होता रहता है, जो कि आईएसएस में भी कई बार छेद हो चुका है, हबल स्पेस टेलीस्कोप का में भी थोड़ा डैमेज हुआ है, होता रहता है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, ये मत सोचिएगा कि ओह! स्पेस पे सोलर लगा दी, काम खत्म। ना जी ना। और अगर आप घर वाला सोलर पैनल लगा दिए, ज़्यादा देर चलेगा नहीं, कुछ ही बार वो डे एंड नाइट साइकिल करेगा, क्रैक करना शुरू कर जाएगा। तो सोलर है, बहुत बढ़िया है, लेकिन थोड़ा-सा मेहनत लगता है। ये उतना सस्ता नहीं है जितना सुनने में लगेगा कि अरे! सोलर है, क्या दाम है? हाँ, वैसा सोलर जो स्पेस को सँभाल सके, महँगा होता है।
अब बात करते हैं बैटरी का। तो समझिए सबसे पहली बार बैटरी गाड़ी ढंग से खोला गया था, ये बात कर रहा हूँ मैं स्पुतनिक का सिल्वर ज़िंक बैटरी इस्तेमाल किया गया था। ये नासा का है, मतलब 1969 के आसपास का फ़ोटो है। ये सब बैटरी इस्तेमाल किया गया था। लेकिन ये समझना होगा, ये प्राइमरी बैटरी है, यानी कि जैसे आप जो रिमोट में बैटरी लगाते हैं ना कि खरीद के लगा दो और उसके बाद खत्म हो जाए फेंक दो। ये उसे हम लोग प्राइमरी सेल कहते हैं। जो आप रिचार्ज करते हो उसे सेकेंडरी सेल कहा जाता है। तो प्राइमरी सेल्स पे गाड़ी हम लोगों ने खोला और उसके बाद थोड़ा-सा और हेवी लोड के लिए जैसे हबल के लिए, आईएसएस के लिए, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए ये इस्तेमाल किया जाने लगा। ये था आपका निकल हाइड्रोजन बैटरी। इसमें हाई प्रेशर हाइड्रोजन, मतलब ये ऑलमोस्ट समझिए क्लोज़ लूप फ्यूल सेल जैसा बिहेव कर रहा है। तो इसका फ़ायदा ये होता था कि है इसमें भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं, लेकिन इसका लाइफ़ बहुत लंबा होता है। यानी कि 15-20 साल तक चलता है। तो ये हबल को इसीलिए अभी तक ज़िंदा रखा हुआ है और आईएसएस में अभी रिसेंटली इसे रिटायर किया गया। तो और ये बहुत सारे और में भी यूज़ हुआ है, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। यही था मतलब स्पेस का ऐसा बैटरी जिस पे कि आपको कुछ बड़ा चलाना है और काफ़ी टाइम तक चलाना है, तो यही बैटरी पे चलते थे। लेकिन आप ये समझिए आज के टाइम में ये सारा तिगड़म हट गया है। यानी कि शुरू-शुरू में आप अगर पेपर पढ़ते हैं कि क्या मतलब लॉन्च किया जा रहा है, उसमें क्या बैटरी, सब में नया-नया केमिस्ट्री होता था, ये करेंगे, वो करेंगे। अब कुछ नहीं होता है। अब शांति से लिथियम आयन डालो, काम खत्म। अब हाँ, ये ज़रूर मैं कहूँगा कि लिथियम आयन बस वो तो अम्ब्रेला टर्म है, उसका कोई मतलब नहीं है। उसके अंदर आप क्या यूज़ कर रहे हो? जैसे एग्ज़ाम्पल देख लीजिए कि कई बार जैसे रॉकेट लैब्स इलेक्ट्रॉन रॉकेट के लिए टर्बो पंप के लिए मोटर चलाते हैं। मोटर चलाने के लिए बैटरी चाहिए। वो बैटरी कौन-सा है? वो ये समझ लीजिए आपका एनएमसी बैटरी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है? अब फ़ाल्कन 9 है जो आपका स्पेस में है, उसमें ये जो बैटरी बॉक्स है वो किस पे चल रहा है? वो चल रहा है आपका एनसीए पे चल रहा है वो। निकल, कोबाल्ट, एल्यूमीनियम, आई थिंक एल्यूमीनियम ऑक्साइड है वो। तो फ़ाल्कन 9 उस पे चलता है। मार्स रोवर जो भेजा गया है, जिसमें आरटीजी मेन पावर देता है और बैटरी बफर करने के लिए है, उसमें भी वही बैटरी इस्तेमाल हुआ है। तो समझना बहुत ज़रूरी है। आज के टाइम में जितना भी स्पेस एसेट्स आप देख रहे हैं, घूम फिर के सब में लिथियम आयन ही है। और हाँ, लिथियम आयन आम पब्लिक को आप बोल दो, लेकिन जो थोड़ा-सा जानते हैं टेक्निकल है, तो उनको आप बोलना पड़ेगा कि एनसीए जनरली यूज़ होता है या एनएमसी कभी-कभी यूज़ होता है या ये ये है आपका जापानीज़ कंपनी जो आईएसएस के लिए बनाई है। ये उनका ब्रांडिंग में ही आ गया, लिथियम आयन सेल फॉर आईएसएस ये उनका है। आप खोज सकते हैं, बहुत सारी ब्रांड्स हैं और आप थोड़ा-सा खोजोगे इंटरनेट पे, आज पे तो हर चीज़ मिल जाता है। बोल रहे हैं ना, फाल्कन 9 का बैटरी पैक है वो। तो ये बैटरी पे समझिए, सोलर गाड़ी खुलती है, बैटरी गाड़ी को स्टेबल करता है कि अब उस पे आप भरोसा कर सकते हैं। अब बात करते हैं रेडियो आइसोटोपिक हीट यूनिट का, हीटर यूनिट्स का। यानी कि रेडियो आइसोटोप क्या होता है? जो मटेरियल है जो स्टेबल नहीं है, वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए एनर्जी डंप कर रहा है। एनर्जी किसमें डंप कर रहा है? वो हो सकता है, बहुत सारा हो सकता है। अल्फा हो सकता है, बीटा हो सकता है, गामा हो सकता है, भगवान बचाए न्यूट्रॉन भी हो सकता है। तो अल्फा, बीटा, गामा का डिके जो है काफ़ी टाइम तक कर सकता है। कुछ-कुछ एलिमेंट 1000 साल तक कर सकता है, कुछ-कुछ 50,000 साल तक कर सकता है। तो अगर उस एनर्जी को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमारे पास एक ऐसा बैटरी होगा जो मतलब बेसिकली खत्म नहीं होगा। तो आइडिया वही है रेडियो आइसोटोपिक हीट यूनिट्स का। यानी कि जब आप स्पेस में जाते हो, खासतौर पे जब दूर जाने लगते हो, यानी कि मार्स से दूर जा रहे हो, मार्स में भी या मून के शैडो में चले जाते हैं, वो बहुत ठंडा हो जाता है। यानी कि जैसे आप सैटेलाइट डालो, उसके पास 20 मिनट है और चूँकि वो वैक्यूम में है, एनर्जी सिर्फ़ फोटॉन से बाहर जा रही है, तो फोटॉन फ्लक्स उतना नहीं रहता है, तो तुरंत ठंडा आप नहीं होता है। लेकिन वहीं पे आपको हम ठंडा छाँव में रख दिए, 1 दिन आप ज़्यादा ठंडा नहीं हुए, 2 दिन थोड़ा ठंडा होने लगिएगा, 3 दिन बहुत ठंडा होने लगिएगा। प इसीलिए कहा जाता है जो मून पे चीज़ डाल दिया और लूनर विंटर नहीं ठीक से क्रॉस कर पाएगा, कारण क्या है? वही है कि शुरू का कुछ दिन नहीं हुआ, लेकिन 10 दिन होते-होते तक उसका टेम्परेचर ऑलमोस्ट ये होने लग जाएगा, -150 पहुँच जाएगा। ऑलमोस्ट सारी इलेक्ट्रॉनिक्स खराब हो जाते होते हैं और बैटरी का केमिस्ट्री तो मेजॉरिटी उड़ ही जाता है। तो ये एक बहुत सीरियस समस्या है कि आपने प्रोब बना दिया बल्ले-बल्ले, आपने प्रोब को भेज दिया अति बल्ले-बल्ले, अब प्रोब जम गया तब? तो ये एक बहुत सीरियस समस्या हो जाता है कि हाइबरनेशन उस जगह पे अगर उतना लो टेम्परेचर पर चले जाते हैं, वो हाइबरनेशन नहीं है, वो एंड ऑफ मिशन है, यानी खत्म सर। तो ये एक बहुत सीरियस समस्या है। अब रहा बात कि आप सोचोगे ठीक है हम एनर्जी से हीट करते हैं, हीटर लगाते हैं, ये सब करते हैं। ये सब कर सकते हैं, लेकिन दिक्कत है कि उसमें वज़न आ जाता है और प्लस आपका पावर जो है मतलब जो भी आपकी मेन इलेक्ट्रिक है, चाहे वो सोलर से आ रहा हो, चाहे वो आपका आरटीजी से आ रहा हो, वो लिमिटेड है। उसको आप वेस्ट नहीं करना चाहोगे, भैया मैं पावर ले रहा हूँ, क्यों खर्च कर रहे हो उस पावर को? वो ताकि मैं गरम रहूँ। तो इसी को सॉल्व करने के लिए हम लोग हॉट रेडियो आइसोट्रॉपिक लेते हैं, जिसे नाम है प्लूटोनियम 238।
ठीक है? तो प्लूटोनियम-238 को लिया जाता है, उसको इसमें निकल में इनकैप्सुलेट करते हैं और ये जब है इसे बाकी सारी चीज़ में मतलब कि ग्राफ़ाइट में इस करते हैं, इपॉक्सी में इनकैप्सुलेट मतलब एक चीज़ लेते हैं उसको ये कर केस करते हैं, फिर और केस करते हैं, फिर और केस कर देते हैं, तो रेडिएशन इसे एकदम बाहर नहीं निकलता है और बहुत थोड़ा अमाउंट रहता है। यानी कि लगभग प्लूटोनियम जो फ्यूल ऑक्साइड है, वो 2.6 ग्राम है इसमें, ठीक है? और उसको ठूँस के मतलब सील के ऊपर सील कर दिया जाता है और तब ये जो एलिमेंट है वो 1 वाट का हीटर रहता है, यानी कि अगर आप हाथ में रखेंगे हाथ नहीं जलेगा। 1 वाट बहुत कम होता है। बोले उसके लिए इतना तांडव क्यों कर रहे हैं? बात है कि जब आप स्पेस में हैं तो मैंने आपको बताया फोटॉन से गर्मी बाहर निकल रही है। फोटॉन बहुत बढ़िया तरीका नहीं है गर्मी निकालने का। तो अगर जैसे ये कसीने है तो इसमें 112 पीस के आस-पास इस तरह के हीटर्स लगे हुए हैं। कारण ये है कि ये जगह बहुत ठंडा हो जा रहा है। तो वहाँ पे आप या वायरिंग कीजिए, वहाँ पे तिगड़म लगाइए या शांति से भैया ये लगा दो। और ऐसे-ऐसे स्ट्रिच जगह पे लाते हैं तो कितना भी वो स्पेस में चल जाए, डीप स्पेस में चल जाए, कभी उस पे धूप पड़े भी नहीं, उसका लोअर टेम्परेचर नीचे नहीं गिर पाता क्योंकि ये कॉन्स्टेंटली एनर्जी डाल रहा है, तो टेंशन खत्म हो जाता है। यानी कि आपको वार्म रखना है, आपका प्रोब है वो डीप स्पेस में जा रहा है, वो प्लूटो तक जा रहा है और आपको ऐसा करना है कि भैया वो जम ना जाए, ये सारा धीरे-धीरे करना है। मतलब आपको कोई इलेक्ट्रिकल नहीं खर्च करना है, आपको कोई लोड नहीं लेना है, बस रखा हुआ है वो टेम्प मतलब समझिए हर स्ट्रक्चर से फोटॉन्स बाहर निकल रहे हैं। मान लीजिए आपका अराउंड 0.75 वाट का एनर्जी बाहर निकल रहा है, ये 1 वाट का डाल रहा है। अगर आप डिज़ाइन अच्छे से करते तो ऑलमोस्ट मैच करा दोगे कि भैया 1 वाट की एनर्जी ये डाल रहा है, 1 वाट ऑलमोस्ट निकल रहा है ताकि टेम्परेचर इक्विलिब्रियम पे फँसा रहे। यानी कि मान लीजिए उसका इंटरनल टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है। आपका इलेक्ट्रॉनिक्स के हिसाब से आप डिसाइड करोगे कितना नीचे उतारना चाहते हो। आपका जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स का टेम्परेचर वो उसी पे फँसा रहा है, फ़र्क नहीं पड़ेगा कि सर सूरज के पास है कि एकदम छाँव में घुस गया है। ये सब मैनेज करना अलाउ करता है, तभी जाके डीप स्पेस मिशन हम लोग कर पाते हैं, नहीं तो बहुत एनर्जी चक लगता है और बहुत कम इंस्ट्रूमेंट ले जा पाते हैं क्योंकि आधा एनर्जी खत्म हो जाता है कि भैया ये इंस्ट्रूमेंट को जमने मत दो। तो आरटीयू जो है, इसके बारे में लोग बात उतना नहीं करते, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हीटर यूनिट्स बोला इतने छोटे-छोटे आते हैं, 1-1 वाट का हीट देता है। तो जैसे अगर चंद्रयान में अगर हम लोग लगा देते, तो चंद्रयान 15 दिन का वो जो कोल्ड साइड है, उसमें वो आराम से पार रह जाता है। इसलिए भाई ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। थोड़ा ठंडा ज़रूर होता है, लेकिन ये इतना गर्मी डालता रहता है कि वो नेगेटिव टेम्परेचर में नहीं जाता। तो ये यूज़ किया जाता है। बहुत सटल चीज़ है लेकिन बहुत यूज़ होता है। मतलब कुछ-कुछ मिशन्स में 120 पीस लगाए गए हैं। हमको भी तो और लगा भाई 1 वाट का हीट से क्या हुआ? तो 120 लगा तो 100 वाट का हीटर हो गया। काफ़ी बड़ा है। और समझिए आपको टेंशन लेना ही नहीं है उसके बाद। सर ये ठंडा हो जाएगा, नहीं होगा जी। इसमें रेडिएशन है, टेंशन नहीं लेना है। और रेडिएशन इतना सील किया हुआ है, रेडिएशन बाहर नहीं आ रहा, सिर्फ़ इंफ्रारेड फोटॉन निकलता है। तो कोई टेंशन नहीं है। अब बात करते हैं रेडियो आइसोटोपिक थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर का, यानी कि अब आपको बिजली चाहिए, गर्मी नहीं, बिजली चाहिए। तो ये तब इस्तेमाल किया जाए जहाँ चाहते हो पावर आपका 24/7 रहे, ठीक है? कि मतलब धूप में है, छाँव में है, उसे फ़र्क नहीं पड़ा, पावर बम बम है। और आपका सन से कितना दूरी है उसके बारे में आपको नहीं सोचना है, ठीक है? ताकि आप ऑर्बिट हो या बैटरी हो, उसके बारे में आपको नहीं सोचना पड़े। तब हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? हम लोग इस्तेमाल करते हैं प्लूटोनियम-238 डाइऑक्साइड, यानी कि ये डाइऑक्साइड इसलिए इस्तेमाल किया जाता है ना कि अगर रॉकेट जब लॉन्च कर रहा है, क्रैश कर गया, तो वो धुआँ में नहीं बदलेगा। यानी ये जो प्लूटोनियम है, ये डस्ट में नहीं बदलेगा। ये एक बड़ा सिरेमिक का पीस के तौर पे टूटेगा, यानी कि इसको कलेक्ट करके आप साफ कर सकते हैं एरिया। तो वो बनाना पड़ता है कि नासा ऐसे नहीं बोलता, "ओह! हम अमेरिका के ऊपर से रेडिएशन ले जा रहे हैं।" इट्स लाइक सर वैसे थोड़े आप कर सकते हो। तो लॉजिक है कि इसको ऐसा बनाया गया है कि इन केस ऑफ एक्सीडेंट या इन केस रॉकेट जा रहा था और बूम हो गया, तो ये डस्ट में नहीं बदलेगा कि पूरा एरिया कंटामिनेट कर दे। ये ऐसा बनाया जाता है, मतलब इसका यही प्रॉपर्टी है कि वो एज़ अ सिरामिक टूटेगा, बड़ा-बड़ा पीस टूटेगा, जिसे आप लोग कलेक्ट करके साफ कर लोगे। और इसका दूसरा एक बढ़िया बात है कि ये अल्फा इमीटर है। अल्फा, बीटा, गामा। अल्फा सबसे आसानी से निपट जाता है। ये अल्फा इमीटर है, यानी कि इसको शील्ड करना बहुत आसान है। यानी आप देख सकते हैं, यहाँ पे प्लूटोनियम रखा हो, यहाँ एक बंदा है, कोई टेंशन नहीं है, ज़िंदा है। वो नहीं होगा अगर उससे न्यूट्रॉन निकल रहा है तो। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। इसको इसीलिए इस्तेमाल अल्फा इमीटर्स है और मैं एकदम क्लियर कर देता हूँ, अल्फा इमीटर्स है तो इसका ये मतलब नहीं कुछ भी और नहीं निकलता। अल्फा उसका प्राइमरी सोर्स है एनर्जी डंपिंग का, थोड़ा-थोड़ा वो बीटा भी निकाल सकता है, थोड़ा-थोड़ा कभी-कभी गामा भी निकाल सकता है, थोड़ा-सा बहुत रेयर चांसेस में वो न्यूट्रॉन भी फेंक सकता है। लेकिन ओवरऑल मेजॉरिटी क्या निकल रहा है? मेजॉरिटी अल्फा निकल रहा है और शील्डिंग बहुत कम चाहिए होता है। इसलिए आप देख सकते हैं कि बहुत पास आपसे खड़े रह सकते हैं, ऊपर नहीं जाएँगे। और इसकी लाइफ कितना है, कितना टाइम लगेगा इसे अपना आधा पावर आने पे? 80 साल। आपको लोड नहीं लेना है। मतलब आपका बाकी सारा चीज़ खराब हो जाएगा, ये नहीं खराब होने वाला है। तो इससे आप कितना बिजली निकाल सकते हैं, डिपेंड करता है डिज़ाइन पे। अपोलो में डाला गया था, वोएजर में डाला गया था, कैसिनी में डाला गया था, मार्स रोवर्स में डाला गया था। तो 100 वाट से लेके कई 100 वाट तक आप जा सकते हैं। वोएजर वाला काफ़ी बड़ा था, 400 वाट का था वो। तो वो डाल सकते हैं। अब कितना टाइम तक मिलेगा?
कुछ दशक तक दे सकता है, लेकिन हाँ, ये समझिए कि वो धीरे-धीरे डिग्रेड कर रहा है क्योंकि व्हाइल अल्फ़ा एमिटर्स जो है वो काफ़ी आराम से रोक सकते हैं, लेकिन वो ज़ीरो पावर नहीं है। मतलब वो डैमेज करेगा। जैसे बोला ना धूप में आप सोलर पैनल रख दो तो वो डिग्रेड कर जाता है, यहाँ तो रेडिएशन है। तो धीरे-धीरे वो डैमेज कर देगा। तो वोयाजर 40 साल से घूम रहा है स्पेस में, तो वो धीरे-धीरे उसका जो 400 वाट है वो धीरे-धीरे डैमेज करते-करते काफ़ी नीचे आ गया, 40 वाट के आस-पास तक आ गया है। शुरू में आपको कुछ नहीं हुआ, शुरू का मतलब 10 साल 20 साल तक तो आपको सोचना भी नहीं पड़ता है, लेकिन फिर मतलब जो एजिंग है वो धीरे-धीरे बोलता है सर, वो जो थर्मो इलेक्ट्रिक पीएज़ो जंक्शन है वो बोलता है सर अब नहीं हो पाओगे सर। तो वो थोड़ा-सा आपको आपके मिशन में ऐसा बनाना होगा कि शुरू का 5-10 साल में ही सारा मेन काम कर लो, उसके बाद जितना है वो एक्स्ट्रा है। जैसे वोयाजर का जो मेन मिशन था, वो था इंटरप्लैनेटरी ये गैस जायंट्स को स्टडी करो और आगे बढ़ जाओ। वो स्टडी तो कर लिया, अब बस वो जा रहा है, कोई टेंशन नहीं, बस जा रहा है। तो वैसे समझिए हंड्रेड्स ऑफ वाट उसको मिल जाता है। और इसका एक दूसरा फ़ायदा भी है, चूँकि ये हीटर भी है, तो अगर आपके पास टेक्नोलॉजी जैसे ये इसमें मार्स वाले में इसी की गर्मी फैला दी गई पूरे बॉडी में, ताकि वो मार्स जब रात होता है तो बहुत ठंडा हो जाता है। उसको टेंशन नहीं है सर, उसकी गर्मी चलेगी। वेस्ट हीट उसका उसका मतलब जो कोर टेम्परेचर है, क्योंकि वो जो सेल्स रखे हुए हैं, खासतौर पे बैटरी को लोअर टेम्परेचर पे जाना एकदम नहीं पसंद है। आप लोग देखते हो कंप्यूटर में सीपीयू को लिक्विड नाइट्रोजन से ठंडा कर सकते हैं, उसको दिक्कत नहीं। बैटरी को कीजिए तुरंत खराब हो जाएगा। तो बैटरी को कभी भी उतना नीचे नहीं उतारना चाहते। कुछ-कुछ चीज़ हैं जिसको आप नहीं चाहोगे कि टेम्परेचर बहुत नीचे क उतरे। और दूसरा एक ये भी होता है कि आप टेम्परेचर स्टेबल रखना चाहोगे, जो भी है, 20 डिग्री सेल्सियस है, -20 डिग्री सेल्सियस है, फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो भी टेम्परेचर है वो चेंज नहीं हो। तो ये हीट सोर्स ऐसा बना दिया जाता है कि सर आप ज़्यादा गर्मी पैदा करोगे वो निकल जाएगा, कम करोगे तो इतना तो रहेगा ही, तो ताकि आप ये चाहोगे कि झटका ना लगेगा, गर्म हो गए, ठंडा हो गए, गर्म हो गए, ठंडा हो गया, वो ना हो। तो वही ये सब मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। और इससे ट्रिकल चार्ज किया जाता है बैटरी को। जैसे कि रोवर जो है, जब वो चलता रहता है तो काफ़ी एनर्जी खाता है, लेकिन उसमें एक ड्रिल है, बहुत एनर्जी खाता है ड्रिल। तो क्या कहते हैं, वो धीरे-धीरे 4 घंटा तक चार्ज करता है लिथियम बैटरीज़ को, और जब हो जाता है पूरी तरह से चार्ज तब वो ड्रिल करता है। तब बैटरी पे वो ड्रिल करता है। ये आपको मैनेज करना पड़ेगा। या तो उतना बड़ा आरटीजी लगाइए कि वो डायरेक्ट चला सके, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है और वो बहुत बड़ा, बहुत भारी हो जाएगा। तो दूसरा ऑप्शन नहीं होता। और प्लस ये प्लूटोनियम ऑक्साइड जो है, ये अमेरिका के पास उतना बचा नहीं है, बनाया नहीं जा रहा है। ये वेपन्स ग्रेड मटेरियल है तो उतना बनाया नहीं जाता है, तो इनके पास बहुत लिमिटेड सप्लाई है। लेकिन इसी पे डीप स्पेस मिशन, जैसे आपको प्लूटो जाना है तो यही कर सकता है, वोएजर ले जाना है यही कर सकता है, मार्स पे आपको ऐसा रोवर करना है कि सर वो चलता ही रहे साल 1.5 साल तक, वही कर सकता है, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो ये है हमारा, बोल रहे हैं अपोलो मिशन से भी ले जाके सब मिशन में यही हुआ है। और ये शायद चंद्रयान 3 में है, मैं श्योर नहीं हूँ लेकिन शायद है। और रशिया जो ट्राई कर रहा था चाँद में लैंड करना, उसमें भी डाला गया था। क्योंकि अगर ये डाल देते तो फिर आपको टेंशन नहीं कि अरे रात में ठंडा हो जाएगा, बैटरी खराब हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है सर। ये इतना वेस्ट हीट देता है कि वो लोड मतलब वो थारा भाई सँभाल लेगा। अब बात करते हैं चाँद पे अगर आप जाते हैं तो कैसे करना पड़ेगा? तब चाहिए आपको कॉम्बो मूव। तो ये समझना मुझे, अगर हम लोग इंसानियत को सही में ढप्पा मारना नहीं, ये वो जो ढप्पा मारे हैं अपोलो में, जाके ढप्पा मार लिया या मार्स पे जाके ढप्पा मार लिया, वो नहीं बोल रहा है। कुछ करें कि सर हमने यहाँ पे इंडस्ट्री डाली, हमने यहाँ पे लोगों को रखना शुरू किया। 1-2 की बात नहीं कर रहे हैं, 100 150 की नहीं, हज़ारों की बात है। मतलब ये समझिए एक छोटा शहर बनाना अगर आप चाहते हैं कि लोग इंसानियत यहाँ फैले बेसिकली, मतलब एक पूरा नींव रखा जाए कि इंसानियत यहाँ पे अपना चल सके। तो उसके लिए बहुत बहुत एनर्जी चाहिए, ठीक है? उसके लिए बहुत एनर्जी चाहिए। और ये समझना बहुत ज़रूरी है, जितनी एनर्जी की बात हो रही है, वो काफ़ी हाई है, क्योंकि आप हवा-पानी के लिए नहीं सोचते हो धरती में, एनर्जी के मामले में, वहाँ पे सोचना पड़ेगा। तो वो है। तो आरटीजी सबसे पहला है, कि बोले अपोलो में भी डाला गया था, अब अभी सब मिशन में भी डाला जाएगा, ऐसा क्यों है? आरटीजी जो है, क्रिटिकल लाइफ सपोर्ट को चला सकता है। यानी कि आपका क्रिटिकल ऑक्सीजन, ये जो मतलब CO2 स्क्रबर्स है, मान लीजिए वो 100 वाट खाता है, तो आप आरटीजी इतना रखोगे 150 वाट का, कि देखो सर आपका CO2 स्क्रबर्स नहीं बोलने वाला है। उसके लिए आरटीजी अलग से दिया है। आरटीजी का हीट भी निकलता है, थर्मल एनर्जी। और जैसे मान लीजिए चाँद में आप हैं और आपको लूनर नाइट क्रॉस करना है, तो वो इतना हीट दे देगा कि सर आप जमोगे नहीं। और ये मार्शियन मूवी में दिखाया गया था ना, वो सीधे आरटीजी को अपने बगल में रख देता है कि हम जम नहीं रहे, हमको हीटर पे बिजली नहीं खर्च करना पड़ रहा है। तो वो ऊपर क्यों नहीं गया? बात वही है कि उससे सिर्फ अल्फा एमिटर है, उसको रोकना पॉसिबल है, और इतनी शील्डिंग रहती है कि उससे ज़्यादा कुछ निकलता नहीं है। और उसके ऊपर भी वो जो एल्युमिनियम ये गोल्ड फॉइल डाल दिया था, वो थोड़ा-सा और शील्डिंग है, उतना ज़रूरत नहीं पड़ता है। मतलब इंसान उसके पास रह सकता है। लॉन्ग टर्म नहीं रिकमेंड किया जाएगा, बट अगर आप जम के ऊपर जाने वाले हो तो उसकी गर्मी पसंद आ जाएगी। तो क्रिटिकल चीज़ के लिए सर, ये मशीन का जो पावर सोर्स है नहीं बंद होना चाहिए, उसके लिए आरटीजी इस्तेमाल किया जाएगा। सर कुछ भी हो जाए ये तो चलता रहेगा। थर्मल लोड भी रहेगा और लाइफ सपोर्ट रहेगा। फिर आगे आपका सोलर, यही तो मेन पावर रहेगा शुरू में। यहाँ पे आपका कम्युनिकेशंस, लैबोरेटरी इक्विपमेंट्स, कंप्यूटर मॉडल्स, रोवर्स, और हाँ, जितने रोवर्स है रिचार्जेबल रहते हैं। तो वो सबको चलाने के लिए जितना ताकत चाहिए वो तो सोलर देगा।
फिर बैटरी वही सप्लाई डिमांड मैनेज करे, जैसे हम धरती में करते हैं सप्लाई डिमांड मैनेज, वो सब करेंगे। अब रहा बात कि रिएक्टर का क्या होगा? अगर मान लीजिए न्यूक्लियर रिएक्टर ले जाते हैं, तो नासा का किलोवाट रिएक्टर इसी चीज़ के लिए बनाया गया था और वो अलाउ करता है, जैसे कि होता है ना कि हम लोग मून पे माइनिंग करें, तो जितनी एनर्जी चाहिए वो सोलर और बैटरी-वैटरी में ऐसा नहीं ला सकते, बहुत लग जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो उसी के लिए बनाया गया था। लेकिन दिक्कत ये होता है कि जहाँ आप रिएक्टर का बात कर रहे हैं, अब आप न्यूट्रॉन इमिशन का बात कर रहे हैं, यानी कि रिएक्टर आप बना सकते हो, उसे चालू कर सकते हो, लेकिन उसके आस-पास कोई इंसान नहीं जा सकता। यानी कि उसे ऐसा दफना के छोड़ देना है कि सर हम उसको दफना दिए, वो वहाँ चालू हो गया, काम खत्म। यानी कि एक जो भी उसका एरिया है, सेफ ज़ोन, उस ज़ोन में कोई नहीं जा सकता। वो अब मतलब रेडियो एक्टिव एरिया है, और वो ये नहीं है, अल्फा बीटा नहीं है। अल्फा बीटा तो मैनेज हो जाएगा, आपका स्पेस सूट भी सँभाल लेगा। अल्फा बीटा गामा थोड़ा-सा दिक्कत करेगा। न्यूट्रॉन घुस जाएगा और घुस के अंदर आपके अंदर घुसेगा, आपके अंदर बम फोड़ेगा। आपके अंदर वो पानी को रेडियो एक्टिव बना देगा, बोलेगा हटाओ, अब करो तुम ट्रीटमेंट। तो समझना बहुत ज़रूरी है। न्यूट्रॉन इमिटर से एकदम आपको दूर रहना है, और जो कि रिएक्टर में होता है, रिएक्टर न्यूट्रॉन इमिटर्स होते हैं। इसीलिए रिएक्टर बनाना बहुत आसान है, शील्ड करने में जान निकल जाती है। तो इसीलिए चांसेस मेरे को कम लग रहा है, और रहा बात नासा प्रोजेक्ट बनाया उसे कैंसिल भी कर दिया। तो चांसेस हमको वही लग रहा है कि यार सोलर और बैटरी करके हम लोग इतना कर सकते हैं। जैसे हम बोले ना, फैंसी बैटरी यूज़ होता था पहले, फिर शांति से सब लोग बोले भैया ये सब त्यागो, शांति से लिथियम आयन में जाओ, लिथियम ही हमारे प्रभु हैं, वो पे आ गए। तो हमको भी वही लग रहा है कि रिएक्टर लगाएँ चाँद पे, चांसेस बहुत कम है। असंभव नहीं है, मान लीजिए बहुत डिमांड हो जाता है, 10,000 लोग चाँद पे रहने लग जाते हैं, एक पूरी कॉलोनी बन जाती है, तब हम देख सकते हैं कि नहीं भैया रिएक्टर लगाओ, इस सोलर बैटरी सब पे उतना कब तक चलेंगे? तब मैं देख सकता हूँ, लेकिन अभी तो नहीं, मतलब अभी रिएक्टर के चांसेस बहुत कम है। आरटीजी-ऊटीजी तो रखे हुए हैं, और हम तो आराम से देख सकते हैं कि 80 से का ईयर्स का बात है ना, उसे 50 ईयर्स हुआ है अभी तक, और हाफ लाइफ के बाद भी वो ये हो जाता है, ज़ीरो नहीं हो जाता, कि मतलब मान लीजिए 500 वाट का वो हीट दे रहा था, तो 500 वाट का हीट हो जाएगा आपका 250 वाट, ज़ीरो नहीं होगा। तो अभी भी शायद वो जाके अपोलो मिशन से भैया उसको उठा के ला सकते हैं। बिजली दे रहा था, ठीक है, नहीं दे रहा तो ठीक है, एक जगह पे रख दो कि भैया ये हमारा हॉट पाइल है। तो मतलब जब रात में सब लोग वहाँ हाथ सेकने जाएँगे, स्पेस सूट सेकने जाएँगे, कर सकते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन करना ही पड़ेगा आपको। सोलर चाहिए, आरटीजी चाहिए, क्रिटिकल चीज़ के लिए आरटीजी चाहिए, सोलर चाहिए बम-बम चीज़ों के लिए, बैटरी चाहिए सबको बैलेंस करने के लिए। और नासा किलोवाट रिएक्टर में भी इस्तेमाल हो, लेकिन अभी अब हम उस पे भरोसा नहीं करें। लेकिन समझना बहुत ज़रूरी है कि बहुत तिगड़म करना पड़ेगा चाँद पे एक सिविलाइज़ेशन बसाने के लिए। ढप्पा मारना है वो तो आज भी कर सकते हैं, लेकिन जाके सर यहाँ सिविलाइज़ेशन बनाना है, तिगड़म है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन, स्पेस में पावर कैसे आता है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने में कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है, लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चले कितना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा, जॉइन कीजिए, बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।